दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें हम लोग देख रहे थे गढ़वाल का पवार राज्य से उसका जो पहला पार्ट है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आज उससे आगे को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 3-4 क्लासेस में ये पवार वंश वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कल का जो वीडियो था उसमें आपको 2 करेक्शन करने हैं। ठीक है, 2 करेक्शन मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे मैंने आपको लास्ट में एक बार अजय पाल के टाइम बताया था कि सबरी मंत्रों में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उस सबरी को काट के आप साबरी कर देना। क्या कर दोगे, साबरी कर दोगे। ठीक है, साबरी, साबरी मंत्र में साबरी शायद तंत्र मंत्र विद्या से संभवतः संबंधित हो। जो मैं बता रहा था वो रामायण वाला वो नहीं है। ठीक है, उसमें मैंने राम का नाम देखा, संभवतः मुझे लगा हो सकता है, लेकिन उसको आप सबरी की जगह साबरी कर देना। दूसरी जगह मैंने आपको एक जगह पर लिखा रखा था द्योति, जो उसने पाथा चलाया था माप तौल का, उस द्योति को आप ध्यूली कर देना। हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में दिया था वहाँ पे, इसको आप ध्यूली पाथा कर देना। ठीक है, क्या कर दोगे, ध्यूली पाथा मापने के लिए। और ये ध्यूली जो था लगभग 2 kg के समतुल्य होता होगा उस टाइम पे। ठीक है, कितना, 2 kg। इनको आप करेक्शन कर देना। ठीक, अब देखो आगे को हम बढ़ते हैं। जब अजय पाल था, अजय पाल ने, मैंने बताया था अजय पाल के समय पे जो भी था, अजय पाल से हो सकता है कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एक पवार शासक सन्यासी किस्म का था। ठीक है, क्योंकि उसने गोरखनाथ पंथ से जुड़ गया था, उन लोगों के उसमें चला गया था, एक साधु टाइप का जीवन जिया उसने। तो कभी पूछ सकता है आपके कि सन्यासी जीवन किसने बिताया, तो आप क्या कहोगे, अजय पाल। ठीक, आज हम उससे आगे को जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए वहाँ से जब आगे को बढ़ोगे 37वें राजा से, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो इन लोगों ने वंशावलियाँ दे रखी हैं उनके बारे में कोई मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, या उनके बारे में हम ऐतिहासिक सोर्स नहीं है कि बताएं कि इनके बारे में कोई जानकारी दे सके। ठीक है, तो उसने जो नाम दिए हैं, कुछ नाम दिए वंशावली में, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उनमें एक था कौन, आपका कल्याण शाह, इनको देखना है। ठीक है, कल्याण शाह एक ये था, एक का नाम मिलता है आपको कल्याण शाह, एक का मिलता है सुंदरपाल, सुंदरपाल। ठीक है, कल्याण कौन है, कल्याण शाह, सुंदरपाल। इसके अलावा हंसदेव मिलेगा, एक शासक का नाम आपको, ये आएगा नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं और इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है, इनके नाम मिलते हैं हंसदेव, और एक था विजय पाल, इसको आप देख लेना। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, विजय पाल। ठीक है, अब देखिए इनका जो नाम मिलता है, इनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत नहीं है कि इनके बारे में हम कुछ जान सकें। कौन से मतलब वंशावली में तो नाम है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि हम इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक सोर्स के बारे में बताएं। इसीलिए आयोग वगैरह भी आपके इससे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद भी इसके बारे में नहीं होगा। ठीक, अब जो हम जाके देखते हैं, थोड़ा सा एक जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे को एक शासक था, उसका नाम था सहजपाल, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलती है। क्या पता वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए आप ऐसे ही नोट्स बनाना, सहजपाल। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, आप जितने भी मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट पक्का करना। मतलब आप वीडियो जब देखते हैं, जितने लोग भी देखते हो, ठीक है, आपको कमेंट करना होगा। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे भी ये पता चल जाएगा कि जो हम जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग उससे उत्साहित हैं नहीं हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं, आप सही पॉजिटिव कमेंट देते हैं, या आपको जहाँ पे दिक्कत होती है कि कोई ये चीज़ छूट गई या आपको ये समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबको आप मैं क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ऐसी ही होगी। मैं जब आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप हर कोई जितने भी वीडियोस देख रहे हैं क्या करेंगे, कमेंट पक्का करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सहजपाल के बारे में जानकारी जान लेते हैं। अब ऐसे ही लिखोगे इसको भी। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये था इनका वंशावली में 43rd नंबर का। ठीक है, यानी 43वें नंबर पर इसका नाम मिलता है। अब देखिए सबसे पहले 43 या 42 है शायद। ठीक है, इसको आप कर लेना, 42 है शायद, ये 43rd नहीं 42nd है, वंशावली में इसका नाम 42nd है। अब थोड़ी जानकारी इसके बारे में। ठीक, देखो इसके बारे में जानकारी, एक तो मानवोदय काव्य में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, एक रामायण प्रदीप जो मैंने आपको बताया था उसमें जानकारी मिलती है। उनके अनुसार इसको अजयपाल का पुत्र बताया गया। अजयपाल जो 37वें नंबर का राजा था, उसकी वंशावली में उसका पुत्र बताया गया है। किसको, सहजपाल को। कौन बताता है, मानवोदय काव्य। ठीक, और दूसरा कौन बताता है, रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप, ये मैंने आपको कल बताया था किसने लिखी, क्या लिखी। ये जो मानवोदय काव्य थी, इस वंश की सबसे प्राचीनतम क्या है आपकी मतलब रचित चीज़ है। ठीक है, ये लगभग 1600 के आसपास की गई थी, इसको भी आप नोट कर लेना, 1600 ईस्वी। और जो ये रामायण प्रदीप है वो लगभग 1750 के आसपास की है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना।
ये जो सोर्स हैं ये बताते हैं कि सहजपाल किसका पुत्र था, अजयपाल का, और वो क्या बैठा था, गद्दी पे बैठा था। अब हम यहाँ से जितने भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, आप दो चीज़ तय करके चलोगे। आप एक तो देखोगे कौन सा चंद शासक उस टाइम इनका समकालीन था, क्योंकि हम चंद पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको चंद पढ़ाया, अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे। दूसरा, मुगल दरबार में उस टाइम किसका शासन हुआ करता था, ठीक है, लगभग हर किसी के साथ से पढ़ेंगे। सहजपाल जो था उस टाइम रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद का शासन था, चंद वंश में। किसका, देखो, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद, ठीक है, ये लक्ष्मीचंद इसी का पुत्र था, ये हम पढ़ चुके हैं। रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद कहाँ थे, चंद राजवंश में थे। कौन, किस टाइम, जिस टाइम ये सहजपाल यहाँ शासन कर रहा था। तो जब रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे तो मुगल सम्राट कौन था, मुगल बादशाह। क्यों हम आखिर मुगल के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि मुगलों का उस टाइम लगभग संपूर्ण भारत में क्या था, राज था। तो गढ़वाल का इलाका भी जो था, मुगल भले ही वहाँ पे डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं गढ़वाल या कुमाऊं के राजा भी मुगल के आगे नतमस्तक होते थे, मतलब मुगल को सर्वोपरि मानते ही मानते थे, ठीक है। अब ये जो इस टाइम था सहजपाल के टाइम पे अकबर का समकालीन था, यानी वहाँ पे शासन जो कर रहा था अकबर कर रहा था, ठीक है। भले ही यहाँ पे से क्वेश्चन आपसे कम पूछेगा, पूछे ना पूछे, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी करके जानी है, आप कहीं मात नहीं खाएंगे, ठीक। अकबर के समकालीन था। अब मैंने एक बार क्या बताया था आपको, रुद्रचंद के टाइम हुसैन खान टुकड़िया ने क्या किया था, तराई के इलाकों में आया था, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, लखनऊ से आया था हुसैन खान ने लिखा रखा होगा रुद्रचंद। जब वहाँ रुद्रचंद था, हुसैन खान था, तो सहजपाल के समय भी जो शिवालिक का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, आप देखेंगे कुमाऊं और गढ़वाल का, हुसैन खान वहाँ पे छापेमारी करता है, यानी वो क्या करता है, लूटपाट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपसे ये पूछता है हुसैन खान टुकड़िया, ठीक है, इसका नाम आपको किताबों में मिलेगा, हुसैन खान टुकड़िया। जो ये हुसैन खान टुकड़िया था, वहाँ तो रुद्रचंद के समय आया था। अब रुद्रचंद का समकालीन यहाँ सहजपाल है, तो हुसैन खान टुकड़िया ने शिवालिक के इलाकों में बार बार क्या किया, छापेमारी करने की कोशिश की, ठीक। अब इसके समय में एक प्रसिद्ध चीज़ और भी एक उक्ति है, जब अकबर का एक अन्वेषक दल था, मतलब एक खोज वाला दल था अकबर का, अकबर ने गंगा नदी के उद्गम के लिए उसको कहाँ भेजा था, सोर्स पता करने के लिए, आखिर गंगा नदी कहाँ से निकल रही है वो उसका आप पता करिए। तो अकबर का एक अन्वेषक दल, ऐसे ही लिखना, ठीक है, अकबर का एक अन्वेषक दल गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए गया था। उस टाइम शासक कौन था, सहजपाल, ठीक है। तो ये इसके उसमें और क्या हुआ था, अकबर का अन्वेषक दल आया था, ठीक है, अन्वेषक दल। ये अकबर का जो अन्वेषक दल आया था गंगा नदी के उद्गम का पता करने के लिए कहाँ पे आया था, मतलब गढ़वाल श्रीनगर के इलाकों में जहाँ भी गया होगा ये चीज़ें हुई थी। अब कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पता करने के लिए इसके अभिलेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। उस अभिलेखों की संख्या कहीं तो 2 है, कहीं 5 हैं अभिलेख। अब कितने हैं, क्या हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, जब वो खुद ही कन्फ्यूजन है। और ये मिले हैं देवबरिया के रघुनाथ मंदिर के इलाकों से, यानी रघुनाथ मंदिर आपसे पूछता है कहाँ है, तो आप बताएंगे देवप्रयाग, और उसी देवप्रयाग के इलाकों में इसके क्या मिल रखे हैं, अभिलेख मिल रखे हैं, ठीक है। ये तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया था, किसके बारे में, सहजपाल के। बाकी ये इसके बारे में मानवोदय का भी काफ़ी तारीफ करता है, ये बताते हैं कि काफ़ी प्रजा का हितैषी था, विद्वानों को इसने आश्रय दिया था, ठीक है, इसने अपने राज्य की प्रजा जो थी इसके समय में भी खुश थे, वो तो तारीफ तो करनी है भाई। अब गढ़वाल राजवंश के बारे में लिख रहा है, मानवोदय का भी वहीं का है, तो तारीफ करेगा ही करेगा, ठीक है। ये तो था सहजपाल के बारे में हल्का सा जानकारी, ठीक। इतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो शासन में बैठते हैं वो बैठते हैं बलभद्र शाह। अब कौन बैठा, क्या बैठा, ये कोई जानकारी नहीं है, हल्की फुल्की जानकारी बलभद्र शाह के बारे में, ठीक है। आप लोग इसको लिखेंगे। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आते हैं। बलभद्र शाह, ठीक। ये जो बलभद्र शाह था गढ़वाल का पहला शासक था जहाँ से शाह की उपाधि धारण की गई, ठीक है। पीछे देखो, यहाँ से आप बहुत आगे तक सुदर्शन शाह वगैरह, प्रद्युमन शाह सुनते होंगे आप, शाह, वो बलभद्र शाह जो था यहीं से शाह नामांत वाले का शुरू हुआ था, यानी शाह की उपाधि, ठीक है, यहीं से शुरू होती है। ऐसे ही लिखना आप, शाह की उपाधि का प्रारंभ किसके समय से, बलभद्र शाह से। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले भी था, जैसे अभी मैंने कल्याण शाह एक नाम बताया था। अब कल्याण शाह वगैरह था तो सही, लेकिन वो उसके बारे में कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है। जानकारी तो इसके बारे में भी नहीं है कि इसको कहाँ से शाह की उपाधि मिल गई। तो कल्याण शाह के बाद जो शासक हुए उनके उस पर शाह की उपाधि नहीं थी, बीच बीच में टूट के आए थे। जैसे कल्याण शाह के बाद मैंने आपको अलग एक नाम बताया था सुंदरपाल, ये वो, इनके पीछे तो है नहीं शाह।
तो लेकिन यहाँ से जो आया बलभद्र शाह के बाद जो आया, यहाँ से शाह चले गया, मतलब अब आगे को कंटिन्यू शाह था, तो शाह की उपाधि वाला जो पहला शासक माना जाता है वो बलभद्र शाह को, और यहाँ से आगे को सब क्या लेते हैं इनके उसमें शाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, अब ये जो शाह की उपाधि थी इसको आखिर दी किसने, मेन चीज़ है कि शाह की उपाधि आई कहाँ से। अब इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि शाही उपाधि, शाह मतलब शाह का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये शाही राजा थे, ठीक है, इसीलिए वीर वगैरह लगाते हैं, इसीलिए इन लोगों ने लगाया। दूसरा इनको ये लगा था कि मुगल दरबार था वहाँ पे लोग जो है बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे, तो हम भी धारण करें। और भक्त दर्शन की किताब अगर आप पढ़ोगे उसमें ये कहा गया है, भक्त दर्शन जी के उसमें, कि एक बार क्या हुआ था कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। मैंने आपको पहले भी हिंट दी थी जब मैं चंद्रवंश पढ़ा था 1658 में। उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ हुआ था, मुगल दरबार में, कि अब अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्या औरंगजेब बनेगा या उसका पुत्र उसका भाई दारा शिकोह बनेगा। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है औरंगजेब की विजय हो जाती है उत्तराधिकार युद्ध में। ठीक है, तो दारा शिकोह भागते हुए जब श्रीनगर गढ़वाल में आता है तो बलभद्र शाह के वहाँ आता है। वो कहाँ आता है, बलभद्र शाह के। जब बलभद्र शाह के वहाँ आता है तो बलभद्र शाह उसको क्या कर देता है, औरंगजेब को वापस कर देता है, और औरंगजेब प्रसन्न होकर क्या कर देता है, इसको शाह की उपाधि दे देता है। लेकिन ये कहानी सत्य नहीं है। ठीक है, ये ऐसा लिखा गया है कहीं कहीं, लेकिन कितना ट्रूथ है, कितना मतलब इसमें गलत है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो था 1658 में। 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध था, और ये शासन कर रहा था 15वीं सदी में, मतलब कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, कहने का 1570, 80, 90, 1600 के आसपास ही शासन कर रहा था। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था यहाँ, तो इस वजह से ये प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, ऐसा माना गया लेकिन प्रमाणिक नहीं है, जो मैंने आपको कहानी बताई। ठीक, अब बलभद्र शाह के उसमें एक बहुत फेमस युद्ध होता है, वो होता है ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध। ठीक है, ग्वालदम पड़ता है चमोली में, ग्वालदम युद्ध। ये ग्वालदम का जो युद्ध होता है इसको आपको बंधाण का युद्ध भी बोलेंगे। ठीक है, बंधाणगढ़ का युद्ध। अब ये युद्ध होता है किसके समय में, बलभद्र शाह के समय। अब इस युद्ध में था क्या, इस युद्ध में आप देखेंगे ये जो युद्ध होता है कुमाऊं, अब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है चंद और परमार की हमेशा से क्या होती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। चंद का अपना विस्तार था, वो हमेशा परमार से लड़ते थे, परमार भी उनके साथ क्या करते थे, युद्ध में व्यस्त। यहाँ जो था बलभद्र शाह था, बलभद्र शाह कहाँ था, बलभद्र शाह आपका इस साइड, यानी जो पंवार वंश का शासक था वो बलभद्र। यहाँ था रुद्रचंद। ठीक है, इसी के साथ एक कच्यूरी राजा था, किसके साथ, बलभद्र शाह के साथ। कच्यूर यानी जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा थी, वहाँ कच्यूर घाटी के इलाके में कच्यूरी शासन कर रहे थे। उसमें एक शासक का नाम था सुखाल देव। क्या था, सुकाल देव। ठीक है, सुकाल देव। इस सुकाल देव ने क्या किया, इस बलभद्र शाह की सहायता की, किसमें, इस रुद्रचंद के साथ लड़ने में। यानी जो ग्वालदम का युद्ध या बंधाणगढ़ का युद्ध था उसमें बलभद्र शाह और सुकाल देव एक हो गए थे। सुकाल देव कौन था, कच्यूरी शासक था। ठीक है, अब सुकाल देव क्यों साथ था, क्योंकि चंद वंश की शक्ति से दोनों परेशान थे, परमार भी परेशान थे और ये जो आपका कच्यूरी भी, क्योंकि वो राज्य विस्तार कर रहे थे। इन दोनों की मित्रता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंधाणगढ़ के युद्ध में बलभद्र शाह का साथ किसने दिया। एक तो डायरेक्ट शासकों का नाम आ सकता है, कच्यूरी शासक, ये शासक, या सीधे नाम भी आ सकता है। ठीक है, सुकाल देव। यहाँ जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद का एक सेनापति था। ठीक है, रुद्रचंद के सेनापति की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उस सेनापति का नाम अगर पूछते हैं क्या था, पुरुष पंत। ठीक है, पुरुष पंत। इस पुरुष पंत की इस युद्ध में, यानी ग्वालदम के युद्ध में, बधानगढ़ में पुरुष पंत की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखो बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बधानगढ़ का जो युद्ध हुआ था आपको किताबों में 1581 से 91 अलग अलग सन मिलेंगे। 1581 या 91 के आसपास इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब 1581 भी कहीं देता है, कहीं 1590, 91 देता है, कहीं 92 देता है। तो आयोग भी तिथि नहीं पूछेगा, क्योंकि आयोग अगर तिथि पूछता है तो आयोग खुद फंस जाएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। तो मान्यता प्राप्त मुझे जो मतलब मैक्सिमम बुकों में दिखता है 90, 91 के आसपास दिखता है। आपका 81, 91 भी, 81, 82 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डेट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बलभद्र शाह के साथ कौन सा युद्ध हुआ था, ग्वालदम का युद्ध हुआ था। किस किस के हुआ था, बलभद्र शाह, रुद्रचंद। कौन मारा गया था, रुद्रचंद का सेनापति पुरुष पंत मारा गया था। ठीक है, और सुकल देव ने किसकी सहायता की थी, बलभद्र शाह की। ये चीज़ें आपकी क्या थी, बलभद्र शाह के बारे में थी।
इसके कुछ अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, वो आप इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे इसको बलराम देव भी कहते हैं या राम शाह कहते हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आप लोग अब देखिए। इनका जो है वो है मानशाह, ठीक है, मानशाह। अब देखिए इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड के बारे में वही है, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको टाइम पीरियड रटना ही नहीं है ना, इसकी ओर ध्यान देना है, ठीक। टाइम पीरियड को भी पूछता भी नहीं है, लेकिन जो मतलब मोस्टली बुकों में मिलेगा आपको 1591 से 1611 के आसपास मिलता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 1590-91 के बाद आए 1611 बार के आसपास। इसको ध्यान मत देना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखेगा आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब मानशाह के बारे में क्या है, कल मैंने आपको क्या कहा था, देखिए सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या थी, इसके ही दरबार में कवि भरत ने मानोदय काव्य की रचना की थी, ठीक है। यानी मानोदय काव्य जो था इनका, मानोदय काव्य वो जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, कवि भरत के द्वारा। मैंने कल भी बताया था आपको, कवि भरत ने क्या की थी, मानोदय काव्य की रचना की थी। और वो किसके दरबार में पूछता है, मानशाह। कवि भरत ने मानोदय काव्य किसने लिखी, कवि भरत ने। कवि भरत ने मानोदय काव्य में किसका वर्णन किया है, मोस्टली पवार राजवंश के मानशाह का। अब इसी की तारीफ होंगे, अब उसका राज दरबार में है, उसके दरबार का कवि है तो लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। जो ये कवि भरत था इसके बारे में बहुत एक फेमस चीज़ है, इसको क्या था, जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में इसको सम्मानित किया गया था। नहीं, जहांगीर द्वारा इसको, वहाँ पे जहांगीर का शासन था, जहांगीर ने इसको क्या किया था, सम्मानित किया था, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, जहांगीर द्वारा सम्मानित, ठीक है, द्वारा सम्मानित, इसको याद रखना। अब जो मानोदय काव्य है किस पर लिखी गई थी, अगर आपसे पूछता है मानोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी, गढ़वाली, हिंदी, कुमाऊनी तो हो नहीं सकता है, या कुछ और, तो इसको भी याद रखना, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। किस में लिखी गई है, संस्कृत, ठीक। तो मानोदय काव्य किस में लिखी गई है, संस्कृत में। मानोदय काव्य कवि भरत ने। और ये पूछता है जहांगीर द्वारा गढ़वाल के किस मतलब आपको राजकवि को या उनके दरबार के कवि को सम्मानित किया था, आप क्या कहोगे, कवि भरत को, ठीक है। अब देखिए कवि भरत थोड़ा अपने आप में खगोल शास्त्री टाइप का भी था, मतलब आप ज्योतिषाचार्य जिसको कहते हैं, ठीक है, ज्योतिषाचार्य भी इसको बताया जाता है। अब था नहीं था, प्रमाणिक तो है नहीं, लेकिन बहुत जगह लिखा है ज्योतिषाचार्य का काम भी करता था, ठीक है, कौन, कवि भरत। इसीलिए इसको एक उपाधि दी जाती है, जिस उपाधि का नाम क्या है, ज्योतिषा राय, ठीक है, ज्योतिष राय भी कहते हैं इसको, या ज्योतिषाचार्य, ठीक है। इसको क्या उपाधि भी दी जाती है, ज्योतिष राय, ठीक। ज्योतिष राय की उपाधि भी किसको दी जाती है, कवि भरत को। और ये किसको, कवि भरत को ज्योतिष राय की उपाधि संभवतः मुगल दरबार से ही प्राप्त हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए ज्योतिष राय की उपाधि किसको दी गई थी, कवि भरत को, ठीक। अब वही कोई तो किसी का समकालीन होगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये जो समकालीन था ये मुगल दरबार में तो उस टाइम अकबर और जहांगीर का शासन था। यानी एक कभी थोड़ा टाइम ये अकबर के टाइम रहा होगा, जब अकबर की मृत्यु होगी तो उसके बाद जहांगीर के समय भी ये क्या था, वो यहाँ पे शासन कर रहा था, ठीक है। और वही जो चंद राजवंश था, चंद के समय कौन था, कुछ टाइम तो यहाँ पे रुद्रचंद रहा होगा वही, और उसके बाद उसका पुत्र लक्ष्मी चंद, ठीक। अब आपको याद करना, जब मैं आपको चंद राजवंश पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज़ बहुत बार कही, लक्ष्मी चंद ने बार बार क्या किया था, गढ़वाल पे अटैक किया था, पवार राजवंश पे। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, कम से कम उसका 7 या 8 बार गढ़वाल पे आक्रमण हुआ, लगातार पराजित हुआ कौन, लक्ष्मी चंद। फाइनली उसको 8वीं बार क्या मिली थी, विजयी मिली थी। तो अगर आपसे पूछता है चंद वंश के लक्ष्मी चंद ने जिस टाइम गढ़वाल पे लगातार आक्रमण किया वो कौन था, मानशाह था। यानी मानशाह के समय लक्ष्मी चंद क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। और ये अटैक लगभग कितनी बार हुए थे, 8 बार हुए थे, और इसको 7 बार तो पराजित हुआ था कौन, लक्ष्मी चंद। तो 7 बार मानशाह ने लक्ष्मी चंद के अटैक को विफल किया था। किस पे विफल किया था, पवार राजवंश। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कितना मतलब आपने प्रतापी राजा हो सकता है, ठीक है। 8वीं बार के युद्ध में कौन जीता था, लक्ष्मी चंद जीता था, जब उसने अटैक किया था। अब देखिए कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। जब ये सत्ता में था, तिब्बत का इलाका देखोगे आप, गढ़वाल के जस्ट नॉर्थ की ओर देखोगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर जो इलाका था वो तिब्बत का इलाका था, ठीक है। जो तिब्बत के इलाके से क्या कर रहे थे, बार बार अटैक होता था, यहाँ घुसपैठ होती थी, कहाँ पे, मानशाह परमार राजवंशी। जैसे वहाँ रुद्रचंद वगैरह ने भी अभियान किए थे, ये बाज बहादुर चंद मैंने आपको पढ़ाया था, जिनने भी अभियान किया था। यहाँ भी क्या होता था, तिब्बत से अटैक हो रहा था। और तिब्बत में एक पश्चिमी जो तिब्बत है, मैप में देखना, तिब्बत का वेस्टर्न पोर्शन, वहाँ पर एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम था दावा प्रांत। क्या था,
दावा प्रांत। अब ये दावा प्रांत से बार बार किस पे हो रहा था, अटैक हो रहा था। किस पे हो रहा था अटैक, पवार राजवंश पे। इसी मानशाह ने इस दावा प्रांत के शासक को क्या किया था, पराजित किया था। यानी तिब्बत अभियान भी किया था इसने। किसने किया था, मानशाह ने। अगर आपसे पूछता है तिब्बत अभियान का संबंध इससे भी था, मतलब और उसे भी होगा। अब जैसे वहाँ देख रहे थे आप पवार वंश पे लगातार चंद्रवंश अटैक कर रहे थे, ये लोग भी क्या कर रहे थे, इनका तिब्बत से क्या चल रहा था, अटैक चल रहा था। तो अगर आपसे पूछता है इस दावा प्रांत पे कौन सा शासक था जिसको इसने संधि की थी, यानी उसके साथ पराजित करने के बाद संधि की थी, और संधि में क्या हुआ था, कुछ इसको भेड़ वगैरह मिले होंगे, कुछ तोहफे मिले होंगे, और जो वहाँ का शासक था दावा प्रांत, उस शासक का अगर आपका नाम पूछता है उसका नाम था काकवा मोर। क्या था, काकवा मोर। ठीक, इसको नोट कर लेना। अगर आपसे पूछता है मानशाह द्वारा दावा प्रांत को पराजित करने के बाद जो संधि की गई थी वो किस शासक के साथ की गई थी, काकवा मोर। और काकवा मोर कौन था, दावा प्रांत का शासक था उस टाइम। ठीक है, अब ये दावा प्रांत के साथ इन पवार वंश का लगातार आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, संघर्ष चलता रहेगा। ठीक है, इसने क्या किया था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आया था। कौन, मानशाह। जैसे कुछ सोने वगैरह के कलश वगैरह आया था, और इसने वहाँ कहीं मंदिरों वगैरह में चढ़ा दिया। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक और प्रसिद्ध कथन है कि इसने एक मानपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि अलकनंदा के तट पे था। वहाँ कुछ समय इसने राजधानी भी बनाई। ठीक है, मानपुर। अगर आपसे पूछता है मानपुर की स्थापना किसने की, मानशाह। और मानपुर कहाँ है, अलकनंदा के पास था। किसने की थी पूछता है तो वो है मानशाह ने। इसके दरबार का जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका नाम था नंदी। अब इस सेनापति ने, जब ये लक्ष्मी चंद के समय लगातार अटैक कर रहा था, बताया मैंने, इस सेनापति ने क्या कर दिया, उनके चंपावत नगरी पे भी कब्जा कर दिया। अब कितनी बड़ी बात है, सोचो, चंद इतने शक्तिशाली थे। जब मानशाह के समय लक्ष्मी चंद बार बार अटैक कर रहा था, 7 आक्रमणों को विफल किया था मानशाह ने, तो मानशाह का जो सेनापति था उसका नाम था नंदी। क्या था, नंदी। ठीक है, ये मानसा का सेनापति था। इसने चंपावत नगर पे भी क्या कर दिया, कब्जा। यानी चंदू की राजधानी पे कब्जा किसके समय हुआ था पूछेगा तो मानसा। चंदू की राजधानी चंपावत पे किसके द्वारा कब्जा किया था, उसके सेनापति नंदी द्वारा। ठीक है, क्या लिखोगे, चंपावत पर कब्जा। और वो चंपावत पे कब्जा किसके द्वारा हुआ था, नंदी के द्वारा हुआ। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। अब जो मैं बता रहा था आपको, जब ये दावा प्रांत को विजिट करता है, वहाँ के कुछ इलाकों को जीतता है, तो ये कुछ सोने के कलश वगैरह लेके आता है, नहीं स्वर्ण कलश लेके आता है। और स्वर्ण कलश को लेने के बाद एक गौरी मठ में उसको क्या कर देता है, दान देता है। ठीक है, क्या लेके आया था वहाँ से, स्वर्ण कलश। और इनको कहाँ दान में देता है, गौरी मठ। अगर आपसे पूछता है कौन सा जो परमार शासक था दावा प्रांत को विजिट करने के वहाँ से लाए स्वर्ण कलशों को गौरी मठ में क्या करता है, दान के रूप में देता है, तो मानसा। ठीक है, किसके समय, मतलब दावा प्रांत। और या ये भी पूछ सकता है कि गौरी मठ में जो स्वर्ण कलश उसने दान दिए थे किस अभियान के उपरांत दिए थे, तो आप वही कहोगे दावा का जो उसने मतलब अभियान किया था तिब्बत में। ठीक है, एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री थे, उस टाइम पे यूरोप वगैरह के भी यात्री आए थे, उसका भी विवरण, उसने भी मानसा के बारे में कुछ विवरण दे रखा है। अगर आपसे पूछता है कि प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किसके दरबार में आया था, किसके समय आया था, मानसा के। ठीक है, उसका नाम है विलियम फिंच। ये जो विलियम फिंच था ये किसके समय आया था, मानसा के समय आया था, श्रीनगर गढ़वाल के इलाकों में आया था। इसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन है। ठीक, अब मैंने कल आपको क्या बताया था, पवाड़े क्या होते हैं, वीर गाथाएँ होती हैं। ठीक है, वीर गाथाएँ मतलब गढ़वाल में पवाड़ों को वीर गाथाएँ कहते हैं। तो उन वीर गाथाओं के दौरान एक प्रसिद्ध नाम मैंने आपको बताया था, जीतू बगड़वाल। कौन था, जीतू बगड़वाल। इसने क्या किया था, जब दावा प्रांत वगैरह के कुछ इलाके देंगे, भोट का कुछ इलाका था, भोटिया वगैरह का कुछ इलाका तिब्बत के आसपास, वहाँ का उसको फौजदार नियुक्त किया। वहाँ के पवाड़ों में वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछते हैं मानसा द्वारा, ठीक है, भोट का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था वहाँ विजिट करने के बाद, तो आप बताओगे जीतू बगड़वाल। ठीक है, क्या नाम था उसका, जीतू बगड़वाल। और ये कहाँ मिलता है इसका वर्णन, गढ़वाल में पवाड़ों में। पवाड़े या भौड़े जो भी कहते हैं वो लोग गाते हैं। ठीक है, ये तो था किसके बारे में, मानसा। अब देखते हैं इसका अगला कौन आता है। उनका जो दिया है उसने वो है श्याम शाह। ठीक है, कौन है, श्याम शाह। अब मैं देखिए क्वेश्चन बताते रहूँगा आपको, आप नोट करते रहना कैसे पूछेगा करके। ठीक है, ये जो था ये मानसा का पुत्र था, जो अभी हमने पढ़ा वो मानसा के बारे में हम पढ़ लेते, उसका पुत्र उसके बाद श्याम शाह क्या बैठता है, गद्दी पे बैठता है। इसके बारे में जो जानकारी देते हैं वही जानकारी देंगे। एक गणराज वंश किसकी है, मौलाराम की। जहांगीरनामा में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जहांगीरनामा से भी ये जो श्याम शाह के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलते हैं।
इसके अलावा देखिए इसके समय में क्या हुआ था, जैसे पादरी लोग होते हैं कि धर्म प्रचारक टाइप का आप कह सकते हैं, ईसाई धर्म प्रचारक, जेसुएट पादरी होते हैं, उन लोगों के बारे में उन लोगों ने यहाँ से मतलब श्रीनगर होते हुए तिब्बत के इलाकों में गए थे। वो अपने यात्रा के दौरान उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत दिया था उसमें भी किसका वर्णन किया गया है, मानसा के बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है, ठीक, सॉरी श्याम शाह के। ठीक है, देखो ये किसका पुत्र था, मानसा का, यानी मानसा के बाद कौन बैठा था गद्दी पे, श्याम शाह बैठा था। किसका पुत्र था, किसका पिता था, ये नहीं पूछता है। ठीक, उसके बाद जानकारी का सोर्स क्या था, एक तो गढ़ राजवंश, गढ़ राजवंश, ठीक है, किसकी है ये, मौलाराम की, कल बताया था मैंने आपको। और इसके जो साथ साथ हैं जो जहांगीर नाम है, यानी तुजुक ए जहांगीरी जिसको कहते हैं, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, जहांगीर नामा आपसे पूछता है जहांगीर नामा में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो श्याम शाह के बारे में अगर ऑप्शन होता है तो आप टिक मार आना। ठीक है, साथ ही साथ जो जेसुएट पादरी होते हैं, जेसुएट पादरी मतलब एक प्रकार के धर्म प्रचारक से समझ लिया। ठीक है, जेसुएट पादरी यानी ईसाई धर्म प्रचारक आप इसको समझ सकते हैं। इन लोगों ने जब यहाँ श्रीनगर वगैरह की यात्रा की थी उस दौरान उसके बारे में जो श्याम शाह का शासन था उससे भी जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है। ठीक है, अब वही बात आती है कौन आखिर चंद्रवंश का वहाँ पे शासन कर रहा होगा, समकालीन कौन था, तो इसके जो समय में था लक्ष्मीचंद, यानी रुद्रचंद तो अब मर गया था, उसका पुत्र लक्ष्मीचंद, आधा तो इसके पिता के समय था, थोड़ा टाइम पीरियड इसके समय भी था, यानी लक्ष्मीचंद, दलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद। ठीक है, कौन कौन थे, लक्ष्मी चंद, ऐसे लॉ लिख रहा हूँ समझ लेना। ठीक है, दलीप या दिलीप जो भी होगा, दलीप या दिलीप जो भी लिखा होगा, ठीक है, दिलीप चंद। उसके अलावा कौन था, त्रिमल चंद, त्रिमल चंद और विजय चंद। ठीक है, इनके ये समकालीन था, मतलब उस समय कौन थे शासक, ये लोग शासक थे। इतना मतलब बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचना मत। अब देखो इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो कहाँ पे से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जहांगीरनामा में भी इसका वर्णन मिलता है। अब क्या वर्णन मिलता है, मुगलों के साथ हर कोई चाहता था कि अच्छे संबंध बनाए जाए, क्योंकि ऊपर से अगर मजबूत सत्ता का तुम्हारे पास संरक्षण होगा तो तुम यहाँ पे लंबे समय तक शासन कर सकते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बार जहांगीर से मुलाकात की। किससे, जहांगीर से। अगर पूछता है जहांगीर से मुलाकात करने वाला कौन था तो श्याम शाह। ठीक है, जहांगीर से क्या की, इसने मुलाकात की। जहांगीर से कहाँ पे मुलाकात की भी पूछ देगा आपसे, कोई भरोसा नहीं है यहाँ आयोग का। आगरा में इसने क्या की, जहांगीर से मुलाकात की, और जहांगीर इससे इतना प्रसन्न हुआ कि इसको इनाम के रूप में उसने क्या दिए, घोड़े और हाथी दिए। ठीक है, अब उस टाइम तो ऐसा ही चलता था, आज की तरह थोड़ा है कोई घड़ी वगैरह दे दो टाइप का, घोड़े हाथी। ठीक है, ये घोड़े और हाथी को इनाम में, यानी अगर आपसे पूछता है जहांगीर ने किस पवार शासक को इनाम के रूप में घोड़े और हाथी दिए तो श्याम शाह। किस पवार शासक ने जहांगीर के साथ आगरा में मुलाकात की तो श्याम शाह। जहांगीरनामा में किस शासक का वर्णन मिलता है तो श्याम शाह। ठीक है, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन अब धीरे धीरे मेरी वीडियोस देख के आपको क्रिएट करना आ जाएगा, क्वेश्चन को आखिर कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सारा वर्णन क्या मिलता है आपको, कहाँ मिलता है, जहांगीरनामा में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जब मैंने बताया कि चंद शासन के साथ क्या हो रहा था, चंद शासन में उस टाइम क्या चल रहा था, कठपुतलियों के हाथ में आ गया था, क्योंकि जब रुद्रचंद की मृत्यु होती तो उसके बाद के जो शासक थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ की जो सत्ता थी वो कुछ अलग लोगों ने संभाल ली थी, तो वो शासक अलग लोगों ने संभाल ली थी। तो क्या हो गया, इसी दौरान त्रिमल चंद को भी अपनी जान की फिक्र होगी, मतलब त्रिमल चंद को ये लगा कहीं जो कठपुतलियाँ हैं मुझे भी ना मार दे। वो भाग के कहाँ आ जाता है, गढ़वाल में, और गढ़वाल में त्रिमल चंद को शरण कौन देता है पूछता है तो श्याम शाह। ठीक है, मैंने आपको एक दिन लास्ट में समझाया था जब चंद्रवंद पढ़ा था, लास्ट वाले वीडियो में देखना, त्रिमल चंद ने किसके समय शरण ली थी, श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह, यानी अगर आपसे पूछता है कि त्रिमल चंद ने किस पवार शासक के समय गढ़वाल में से या श्रीनगर में शरण ली तो श्याम शाह के समय ली थी। ठीक है, चंद। अब कुछ फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तिब्बत के साथ संघर्ष था इसका भी था, दावा प्रांत में इसका भी लंबे समय तक क्या चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, इसके टाइम पे जेसुएट पादरियों ने किसकी यात्रा की थी, श्रीनगर गढ़वाल की। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपसे पूछता है किसके समय में जेसुएट पादरी, ठीक है, जेसुएट पादरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक प्रकार के धर्म प्रचारक से समझ लीजिए आप। ठीक है, इन लोगों ने गढ़वाल की यात्रा की, श्रीनगर की यात्रा की। कौन थे वो, श्याम शाह। ये लोग क्या कर रहे थे, तिब्बत के इलाकों में जा रहे थे, तो श्रीनगर होते हुए ही गए, और 2 या 3 बार इन्होंने श्रीनगर की यात्रा की, यानी गढ़वाल के रास्ते गए थे। आपसे पूछता है कि पहला शासक, पहला जेसुएट पादरी कौन था जो श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाह के समय आया, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बताओ, तो उसका नाम है अंतोनियो
निया दे आंद्रूद, आंद्रूद, ठीक है। इसका नाम क्या है? अंतोनिया, ठीक है। क्या लिखोगे? अंतोनिया दे आंद्रूद, ठीक है। अंतोनिया दे आंद्रूद पहला मतलब पादरी था, यानी एक प्रकार का धर्म प्रचारक से समझ लीजिए, जो किसके समय आया था? श्याम शाह के समय श्रीनगर की यात्रा में आया था। और ये टाइम पीरियड लगभग 1624-25 के आसपास है, ठीक है। स्पष्ट नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं है, मतलब कोई फिक्स डेट तो है ही नहीं, क्या कर लोगे आप, इधर उधर की डेट हैं, उस पर आइडिया नहीं आता है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं। ये श्याम शाह इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा विलासी टाइप का शासक था, ठीक है। यही कमी रही इसके अपने पूरे शासन में, नहीं तो बहुत अच्छा इसने काम किया था। विलासी शासक था और ये वैश्याओं के साथ रहना क्या करता था? पसंद करता था। बहुत सी इसकी रानियाँ थी और ये माना जाता है कि इसकी कोई संतान नहीं थी, यानी निसंतान था, ठीक। इसीलिए जो आगे देखोगे जो सत्ता में बैठता है, बहुत जगह किताबों में लिखा होगा इसके चाचा महापति शाह सत्ता को संभालते, क्योंकि ये निसंतान था, ठीक है। विलासी और भोगी होने के कारण, वैश्याओं के साथ समय बिताने के कारण, इसके बारे में एक और उक्ति है कि जब इसकी मृत्यु होती है उसके समय बहुत सी नारी, मतलब जो रानियाँ होती है वो सती होती है, मतलब वो भी आग में जल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है किस पवार शासक के समय में सती प्रथा का प्रचलन भी था, या किस पवार शासक के समय में आपका उसकी मृत्यु के बाद बहुत सी रानियों ने सती होना मतलब हुई थी, तो श्याम शाह। लगभग 60 का भी उल्लेख मिल सकता है। 60 मतलब का आपका क्या मिल सकता है? 60 रानियाँ जो थी क्या हुई थी? सती हुई थी। इससे ज़्यादा नंबर से क्या करना है आपको, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सती हुई थी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट इसके बारे में है। इसी ने क्या किया था? एक बाग का निर्माण किया था। बाग मतलब बगीचा टाइप का आप कह सकते हो। वो अपनी राजधानी श्रीनगर में किया था। उस बाग का नाम है समाशाह बाग, समाशाह, ठीक है। समाशाह बाग कहाँ बनाया था इसने? श्रीनगर, यानी अपनी राजधानी इसकी कहाँ थी? श्रीनगर में। अगर आपसे पूछता है समाशाह बाग निर्माण किसने किया था, तो आप क्या कहोगे? श्याम शाह ने किया था, ठीक है। इसके टाइम पे एक और बहुत चीज़ है, ताम्रपत्र मिला है। उस ताम्रपत्र में सिससारी का ताम्रपत्र हो, ठीक है। जगह का नाम होगा सिससारी, ठीक है। सिससारी, जो सिससारी ताम्रपत्र है, या ताम्र पत्र, या इसको दान पत्र भी लिखा होगा, ठीक है। दान पत्र, जो ये सिससारी दान पत्र है, इसमें इसके द्वारा भूमि दान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भूमि दान। अगर आपसे पूछता है कि शासक के समय में किस शासक का वर्णन सिससारी ताम्रपत्र या दानपत्र में भूमिदान के रूप में मिलता है, तो किसका मिलता है? श्याम शाह। यानी इस ताम्रपत्र में ये उल्लेख किया गया है, या इस दानपत्र में ये उल्लेख किया गया है कि श्याम शाह ने भूमि को दान किया था, ठीक है। इसके टाइम में एक बहुत प्रसिद्ध रचना हुई थी जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। उसका नाम याद कर लेना, ये वास्तु शिरोमणि किसने लिखी है करके, ठीक है। वास्तु शिरोमणि किसने लिखी है? शंकर गुरु ने, ठीक है। ये इसी की प्रेरणा से लिखी थी श्याम शाह के। अगर आपसे ये पूछता है कि वास्तु शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप क्या बताओगे? शंकर गुरु। लास्ट फैक्ट इसके बारे में है कि बहुत फेमस, जो मुझे लगता है कि आ सकता है कभी आपका, पुराना श्रीनगर में एक प्रसिद्ध मठ था, उसका नाम था केशोराय मठ। ये बहुत फेमस है, ठीक है। केशोराय मठ, ये अभी भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, कभी कभी पेपर में आता है। केशोराय मठ कहाँ है? तो श्रीनगर में, पुराना श्रीनगर में था। इस केशोराय मठ का निर्माण ऐसा माना जाता है कि श्याम शाह के समय से ही हुआ था। किसके समय से? श्याम शाह के समय से, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी मिलेगा इस केशोराय मठ का निर्माण किया था महापति शाह ने। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों, ठीक है। महापति शाह, इन दोनों में से एक ने। अब देखिए, और ये हुआ था लगभग 1625 के आसपास से, ठीक है। किसका? केशोराय मठ। किसने? श्याम शाह। अब देखो इसकी तो औलाद नहीं थी, ठीक है। तो परिवार का सबसे बुजुर्ग जो होता है उसी के बारे में कोई ना कोई चीज़, मतलब वही चीज़ों को संभालता है। तो ये श्याम शाह का जो चाचा था वो कौन था? महापति शाह। तो ऐसा भी कहा जाता है कि महापति शाह ने किसका निर्माण किया था? केशोराय मठ का। और सत्ता में कौन बैठा था उस टाइम? श्याम शाह, ठीक है। इतनी चीज़ें श्याम शाह के बारे में। लास्ट जो है हमारा वो है महापति शाह। देखिए आज का जो हमारा है वो है क्या? महिपति शाह, ठीक है। इसके बारे में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसको बोलते हैं अक्खड़ राजा। मुस्लिम इतिहास को क्या बोलते हैं? अक्खड़ राजा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। अक्खड़ राजा या अक्कड़ राजा जो भी कहते हैं, ठीक है। अक्कड़ या अक्खड़ राजा मतलब जो
जिसको मतलब आप वो नहीं कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। इसका सीधे सीधे मतलब ये था कि अक्खड़ राजा कहने का ये मतलब था, इसने कभी भी जो मुग़ल बादशाह था शाहजहाँ के, जब मतलब उसका राज्याभिषेक होता था उसमें भी ये शामिल नहीं हुआ था, या ये कह सकते हैं कि इसने कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब उनके अंडर काम नहीं किया कह सकते हैं। इसलिए मुस्लिम इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, अक्खड़ राजा भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है तो ये है। अब देखो इसके बारे में क्या मेन चीज़ें, जो तिब्बत का अभियान था जो मैं बता रहा हूँ अभी तक दावा वाला, वो इसके समय भी जारी था। ठीक है, यानी लगातार एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अलग अलग वंशों के टाइम पे आते आते इसके समय भी वो जारी था, और लगभग 3 बार इसने वहाँ पे क्या किया, अभियान किया। कहाँ, तिब्बत के दावा प्रांत में। इसी दौरान क्या होता है, जब दावा को एक बार ये जीत जाता है, ठीक है, ये दावा को पूरी तरह से जीत जाता है। दावा मतलब तिब्बती अभियान, ठीक है, दावा एक जगह पड़ती थी वहाँ। इस प्रांत को जब ये जीत जाता है, जीतने के बाद वहाँ पे क्या कर देता है, ये अपने किसी मतलब जो इसका सेनापति होता है उसका नाम था रिखोला लोधी। अगर ये पूछता है रिखोला लोधी कौन था, तो बताना कि महपति शाह का सेनापति। ठीक है, इसके बारे में देखने क्या बताता हूँ मैं, रिखोला लोधी। ठीक, इस रिखोला लोधी के नेतृत्व में इसने क्या किया था, दावा प्रांत को जीत लिया था। अब यहाँ से पूछता है कि दावा प्रांत को महपति शाह ने किस सेनापति की सहायता से दिया, जीता, रिखोला लोधी। रिखोला लोधी किसका सेनापति था, महपति शाह। ठीक है, इसको ध्यान देना। जब इसने महपति शाह ने दावा प्रांत को जीता, उसके बाद इसने वहाँ क्या कर दिया, अपने 2 बंधुओं को, मतलब बर्तवाल बंधु कहते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पे इसने रख दिया कि आप यहाँ का शासन करो। ठीक है, कौन थे वो दावा प्रांत में, बर्तवाल बंधु। ठीक है, 2 भाई थे, इनको यहाँ क्या शासन इसने देखने के लिए रख दिया, और अपना महपति शाह वापस श्रीनगर में आ गया। जब ये श्रीनगर आता है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो बर्तवाल बंधु हैं इनकी दोबारा तिब्बत के जो शासक थे वो, मतलब उनके जो वंशज थे, दोबारा इनको क्या कर देते हैं, पराजित करके इनकी हत्या कर देते हैं, और दावा प्रांत पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। यानी दावा प्रांत पे दोबारा तिब्बत का क्या हो जाता है, कब्जा, यानी तिब्बत के जो राजा थे, ठीक है, वो कब्जा कर लेते हैं। अब महपति शाह क्या करता है कि वो, उसका मन नहीं होता है कि आगे वो इसके मतलब युद्ध करे या कुछ करे, वो सीमा का निर्धारण करवा देता है दावा प्रांत से कि अब हम एक दूसरे के क्षेत्र में अटैक नहीं करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री का निर्धारण कर देते हैं कि कहाँ होगी। तो जो बाउंड्री का निर्धारण होता है वो होता है माधो सिंह की सहायता से। माधो सिंह इसका सबसे प्रसिद्ध सेनापति था, सबसे फेमस, सबसे वीर और सबसे महान सेनापति अगर गढ़वाल के इतिहास में कहेगा तो वो माधो सिंह। कहीं कहीं इसको गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। अब वो महपति शाह को जाना जाता है, माधो सिंह को जाना जाता है, ये भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपके पेपर में सामान्यतः माधो सिंह का ही नाम आता है कि गर्भभंजक के नाम से किसको जाना जाता है, और पेपर में कहीं बुकों में आप इसको भी गर्भभंजक पढ़ोगे। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा कि इसको गर्भभंजक अनुश्रुतियों में कहा गया है, और यहाँ माधो सिंह को भी गर्भभंजक कहते हैं। अब कौन है क्या है, शायद पेपर में एक ही ऑप्शन आए, उम्मीद करना है। ठीक है, माधो सिंह सेनापति था, बहुत ज़्यादा वीर सेनापति था इसकी सहायता से इसने क्या किया, दावा प्रांत के साथ सीमा का निर्धारण करवा लिया, और जो सतलज नदी का इलाका है वो शायद संभवतः इन लोगों ने बाउंड्री बनाई थी। ठीक है, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए होता क्या है, जब ये तिब्बत के साथ अभियान कर लेता है, उसके बाद जब तिब्बती अभियान था उसी दौरान क्या हुआ था, वहाँ पे एक तो बहुत दुर्गम इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहाँ पे आप जो है बिना कपड़ों के रह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो इसने एक नई प्रथा चला दी, उस नई प्रथा का नाम था रोटी सूची प्रथा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अभी समझाता हूँ क्या है रोटी सूची प्रथा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि शासक द्वारा रोटी सूची प्रथा चलाई गई, तो महपति शाह तिब्बती अभियान के दौरान इसने रोटी सूची प्रथा चलाई। अब ये क्या थी, अब था क्या, देखिए गढ़वाल में मैंने कहा कि जातिवाद पहले से ही है, गढ़वाल के किसी भी समाज में आप जाइए। ठीक है, अब ये क्या करते थे, रोटी मतलब एक जैसे ब्राह्मण होंगे वो क्षत्रियों के हाथ की बनाई रोटी नहीं खाते थे, या आप अभी भी देखा होगा आपने हमारे कल्चर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि आप उन कपड़ों को पहन के रोटी नहीं बना सकते, या किचन वगैरह में नहीं जा सकते अपने रसोई घर में। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब तिब्बत अभियान था वहाँ तो पॉसिबल नहीं था कि कोई बिना कपड़ों के रोटी बनाए। ठीक है, ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती उस ठंडे इलाके में, तो इसने उस चीज़ को देखते हुए क्या कर दिया, रोटी सूची प्रथा चला दी। इसका ये मतलब था अब कोई भी किसी के हाथ की बनाई रोटी खा सकता था, नहीं ब्राह्मण भी क्षत्रिय के हाथ की बनाई रोटी खा सकता था। ठीक है, क्योंकि वो दुर्गम इलाके से आ रहे थे, वहाँ उन्होंने कंडीशंस फेस कर ली थी, प्रॉब्लम फेस हुई, तो इसने ये चला दिया रोटी सूची प्रथा। अब क्या कर सकते थे, चाहे क्षत्रिय बनाए ब्राह्मण बनाए रोटी को खा सकते थे। ठीक है, इस टाइप की प्रथा इसने तिब्बत अभियान के बाद चलाई थी। अगर आपसे पूछता है रोटी सूची प्रथा किसने चलाई थी, वो है महपति शाह। अब बाद में क्या होता है, एक बार ये आपका वहाँ गया होता है कुंभ यात्रा में, मतलब कुंभ के दर्शन के लिए जाता है, तो बीच में इसको नागा साधु मिलते हैं।
अब ये क्या करता है, नागा साधुओं को अस्त्र शस्त्र के साथ देखता है तो नागा साधुओं की अपने सैनिकों की सहायता से हत्या करवा देता है। ठीक है, तो महापति शाह ही वह शासक है जिसपे नागा साधुओं की हत्या का आरोप है। ठीक है, नागा साधुओं की हत्या। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नागा साधुओं की हत्या किस शासक ने करवाई थी तो वो कौन है, महापति शाह। और मोस्ट इंपोर्टेंट भी हो सकता है आपके आने वाले एग्जामों में। ठीक है, नागा साधुओं की हत्या करते थे। अब इसको नागा साधुओं की हत्या कर दी तो काफ़ी परेशान सा हो गया था कि अब क्या किया जाए, मतलब हो ही जाता है, इसको आत्मग्लानि होगी। तो ये कुछ ब्राह्मणों के पास गया, उन्होंने अलग अलग तरीके बताए इससे मुक्ति पाने के लिए। जैसे कहा कि पीपल का कुछ ये वो करो, या सोने को गला के उसको पी जाओ, ऐसा वैसा, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाओ, इस टाइप की कुछ कहानियाँ हुई थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि इसने तीसरा ऑप्शन पिक किया कि मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसने क्या किया, कुमाऊं पे, चंद्रवंश पे आक्रमण कर दिया। किसने, महापति शाह ने। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछता है किस शासक ने नागाओं की हत्या के उपरांत चंदू पे अटैक किया, तो आप क्या बताओगे, महापति शाह। वो क्यों, क्योंकि उस श्राप से मुक्ति चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ से मुक्ति पालूं, तो चंदू पे अटैक किया। तो वहाँ पे शासक था त्रिमल चंद। कौन था, त्रिमल चंद। अब त्रिमल चंद फिर कन्फ्यूजन में, त्रिमल चंद फिर परेशान, क्योंकि त्रिमल चंद जब श्याम शाह के दरबार में आया था उसी दौरान उसका चाचा महापति शाह भी वहाँ था, यानी त्रिमल चंद को महापति शाह ने भी संरक्षण दिया था। ठीक है, अब त्रिमल चंद क्या करता, लेकिन युद्ध होता है, युद्ध में महापति शाह क्या होता है, मारा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध में त्रिमल चंद के साथ, मतलब जो भी चंदू का युद्ध होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसमें किसकी मृत्यु होती है, आपका महापति शाह की। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं। इसके कुछ सेनापति थे, एक तो मैंने अभी आपको बताया लोधी, रिखोला लोधी या रिखोला लोधी। दूसरा माधो सिंह भंडारी, ये बहुत प्रमुख सेनापति है। आपको पूछता है अगर रिखोला लोधी किसका सेनापति था, आप क्या कहोगे, माधो सिंह भंडारी, मतलब सॉरी किसका, महापति शाह का। अगर आपसे पूछता है माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था, और सबसे वीर सेनापति माना जाता है किसको, माधो सिंह भंडारी को, वो भी किसका था, महापति शाह को। माधो सिंह भंडारी ने एक बार क्या किया था, कोई शायद पहाड़ी को काट के एक सुरंग जैसी बना दी थी, जिसको मलेथा की कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मलेथा की कुल। अगर आपसे पूछता है मलेथा की कुल का संबंध किससे है, मलेथा की कुल, तो आप क्या कहोगे, मलेथा की कुल का संबंध माधो सिंह भंडारी से कहोगे। ठीक है, मलेथा की कुल का निर्माण किसने किया था, माधो सिंह भंडारी ने। अब देखना, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो माधो सिंह भंडारी है, ऐसा माना जाता है कि तिब्बती युद्ध के दौरान, यानी जो छोटा चीन का युद्ध था, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी 1635 वगैरह के आसपास। ईयर वगैरह नहीं पूछता है। ठीक है, छोटा चीन का युद्ध या तिब्बत का युद्ध जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ इसने पूरी वीरता से अपना क्या किया था, शौर्य का प्रदर्शन किया था, ऐसा बताया जाता है। वो सब चीज़ें हमें अभी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अब जो ये था माधो सिंह भंडारी, जब इसकी मृत्यु होती है, अब इसकी डेट का ही कन्फ्यूजन है, क्या है क्या नहीं है, वो कोई स्पष्ट नहीं है। कोई 1635 कहता है, लेकिन जब बाद में आप देखोगे जो कर्णावती थी, हालांकि इसने महापति शाह के समय के अलावा कर्णावती और पृथ्वी शाह के समय भी कहीं कहीं किताबों में मिलेगा आपको, माधो सिंह भंडारी ने सेवा दी थी। ठीक है, तो एक आपकी ये कर्णावती है, कर्णावती ने आपका चमोली के इलाके में एक हाट ताम्रपत्र है उसका। ठीक है, कर्णावती का हाट ताम्रपत्र, यानी अगर आपसे पूछता है हाट ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो आप कर्णावती को होगे। ठीक है, इस हाट ताम्रपत्र में उसने एक ब्राह्मण को कुछ भूमि दान दी थी, किसने, कर्णावती ने। और उस भूमि को दान देने का जो साक्षी बनाया था वो माधो सिंह को बनाया था। किसको, माधो सिंह को। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब छोटा चीन के युद्ध में अगर माधो सिंह मारा गया, सपोज अगर छोटा चीन का युद्ध होता है, माधो सिंह अगर मारा गया, तो माधो सिंह जो वो युद्ध का टाइम पीरियड बताते हैं 1635-30 के आसपास बताते हैं, और ये घटना 1647 के आसपास की है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आयोग आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कब मारा गया, किस में मारा गया। ठीक है, मेनली ऐसा ही माना जाता है कि वो शायद उसी युद्ध में मारा गया था। ठीक, अब एक प्रसिद्ध चीज़ और लास्ट में बताता हूँ, जो मैं रिखोला लोधी कह रहा हूँ, उसका एक आपका सिरमौर का उसने क्या किया था, अभियान किया था। ठीक है, सिरमौर का अभियान महापति शाह के समय हुआ था। शायद सिरमौर हिमाचल प्रदेश के इलाके में पड़ता होगा, संभव था। ठीक है, मुझे भी कन्फ्यूज है। सिरमौर का इसने क्या किया था, अभियान किया था, और इस सिरमौर के अभियान में इसने क्या कर दिया था, इसको विजिट किया था। किसने, जो आपका लोधी बता रहा हूँ, कौन सा लोधी था, रिखोला लोधी। ठीक है, रिखोला लोधी भी इसका क्या था, सेनापति। ठीक, रिखोला लोधी ये इसका क्या था, सेनापति था, महापति शाह। इसने सिरमौर का अभियान किया था, तिब्बत अभियान किया था, जहां मैंने अभी बताया था तिब्बत अभियान, दावा के प्रांत को इसने जब विजिट किया था, यही था। साथ ही साथ जो दक्षिण गढ़वाल का इलाका है, जैसे आपका नजीबाबाद वगैरह का इलाका है या नगीना का इलाका है, वो भी इसने क्या किया था, महापति शाह की सहायता से, मतलब रिखोला लोधी ने इसके शासनकाल में दक्षिणी गढ़वाल का अभियान भी किया था। ठीक,
मेनली आपकी चीज़ें का मतलब यहाँ पे तक महिपति शाह तक यहीं पे सब ये चीज़ें ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसके जो बचे शासक हैं संभवतः उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी जब शासक कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसका प्रशासन, इनकी आय का स्रोत, इनके टाइम पे जो प्रसिद्ध घटनाएं हुई थी उसका एक कंबाइंड वीडियो में अंत में लेके आऊँगा। तब तक आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से समझना। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कहा है कमेंट पक्का करके बताना, आप लोगों की एक ड्यूटी रहेगी अब, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको चीज़ें पसंद आती तो लाइक भी पक्का करना उसको, क्योंकि उससे इंसान का मोटिवेशन होता है, मतलब मोटिव होता है इंसान, उसको और उत्साह आता है कि और बेहतर करे आपके लिए, ठीक है। तब तक टेक केयर, थैंक यू।